आज इस क्लास में हम ईवीएस पेडागोजी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन आने वाले हैं और यह ऐसा टॉपिक है जिसको यदि आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप लोग 15 में से 15 अंक ला सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं आपके 15 में से 15 अंक आएँ तो इसके लिए आपको हमारी सारी क्लासें देखनी होंगी और आप लोग देखना आपके पेडागोजी में 15 में से 15 अंक आएंगे। तो चलिए, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, इसलिए आप लोग वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। और जिस तरीके से मैं आपको बताता जा रहा हूँ आपको उसी तरीके से स्टडी करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है। राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में आसपास की जानकारी और घटनाओं से संबंधित जानकारी को जानने का अवसर प्रदान होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। इसके बाद आएंगे प्रश्न क्रमांक 2 पर। कहा गया है यहाँ पर, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर हैं 4 ऑप्शन, तो हम इसको स्टडी पढ़ते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं। कहा गया है, यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। तो भैया ये तो पाठ्य पुस्तक की विशेषता होगी। ऑप्शन बी में कहा गया है, यह शिक्षार्थियों को वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है। ये भी विशेषता हो जाएगी। ऑप्शन सी में क्या कहा गया है, यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। तो ये भी क्या है, ईवीएस पाठ्य पुस्तक की विशेषता होगी। ऑप्शन डी में क्या कहा गया, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो ऐसा नहीं है, ये पाठ्य पुस्तक की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य कर देना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसी तरह की वीडियो और भी मिलती रहेंगी। चलिए इसको देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 को क्या है, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है। देखिए ध्यान रखना, जब भी आपकी कक्षा का कोई बच्चा है वो आपका कार्य नहीं करता है तो सबसे पहले आपको कर्तव्य है कि आप उसकी अनियमितता जानने का प्रयत्न करें, फिर उसके बाद उसे परामर्श दें। तो यहाँ पर हम देखें ऑप्शन बी में क्या कहा गया है, अनियमितता के कारण का पता लगाना और समीर को परामर्श देना। पहले हम क्या करेंगे, अनियमितता का रीजन जानेंगे कि आखिर वो दत्त कार्य शिक्षिका के पास जमा क्यों नहीं करता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसे हम परामर्श देंगे। ओके, इसके बाद आएंगे प्रश्न क्रमांक 4 पर। निम्न में से कौन सी परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती। अब यहाँ पर हैं 4 ऑप्शन और आप सभी लोग भी सारे क्वेश्चनों के आंसर कमेंट करते जाना, ठीक है, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी तैयारी है वो किस तरह से चल रही है। तो यहाँ पर हम देखें राइट आंसर क्या होगा। देखिए बर्फ निर्माण, इसको आप कक्षा में प्रदर्शित कर सकते हैं कि बर्फ का निर्माण कैसे होता है। वाष्प बिंदु निर्माण, इसको भी आप कक्षा में शो कर सकते हैं, और बर्फ से तरल का निर्माण कैसे होता है। लेकिन ऑप्शन सी में क्या कहा गया, कोहरा निर्माण। तो ये अपने यहाँ पर राइट आंसर है। जो कोहरा निर्माण है ये हम घटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कोहरे के निर्माण के लिए जो आवश्यक होता है वो क्या क्या होता है, धुआं तथा कम तापमान, इन दोनों की आवश्यकता होती है, जो कि कक्षा में संभव नहीं है। ओके, और आपको हर क्वेश्चन व्याख्या में पढ़ना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा।
तो पर्यावरण शिक्षा में जो समस्या समाधान विधि है इसके गुण क्या हैं? देखिए, पहला तो होता है लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि और चयनात्मकता। तो यहाँ पर देखिए ए, बी और सी ये सही होगा तीनों। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। पर्यावरण शिक्षण संबंधित कार्यों को सुगम बनाने हेतु अनिवार्य है। यदि आपको पर्यावरण शिक्षण संबंधित कार्यों को सुगम बनाना है या सरल बनाना है तो उसके लिए क्या अनिवार्य है? बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा शैक्षिक भ्रमण को प्रोत्साहित करना। ठीक है, आप लोग शैक्षिक भ्रमण के लिए किसी भी ऐतिहासिक स्थान, संग्रहालय या किसी भी उद्यान को शामिल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण में क्या होता है, जो प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि निम्न में से कौन सी है? समस्याग्रस्त बालक का यदि पता लगाना है आपको तो बताना इसमें से कौन सी विधि है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा? केस स्टडी विधि। क्यों होगा? देखिए, जो हमारी केस स्टडी विधि होती है इसमें क्या होता है, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जिससे क्या है बालक का उचित उपचार किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी। ओके, कोई डाउट हो आप लोग कमेंट करना, आपको उसका आंसर हम रिप्लाई में दे देंगे। चलिए इसको देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 8 को क्या कहा गया है? जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह डैश में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। यदि कोई शिक्षिका है जो पहले क्या करती है, जीव जंतुओं पर आधारित पाठ पढ़ाती है छात्रों को, उसके बाद छात्रों को चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन कराती है, तो बताना है शिक्षार्थियों की किस में मदद करेगा। तो इससे क्या होगा, ऑप्शन बी में कहा गया है कक्षा कक्षी अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में। क्योंकि हम जानते हैं यदि आप लोग कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ते हैं तो इससे क्या है, अधिगम को बहुत ही बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसके साथ साथ क्या होगा, जब वो चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करेगी तो क्या है, जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में छात्रों को मदद मिलेगी तथा वह जीव जंतुओं के जीवन की वास्तविकता को भी समझेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। और पेडागोजी में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप के ही आते हैं। ठीक है, उसमें आपको कहा जाता है कि एक शिक्षिका है वो ऐसा करता है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को देख लीजिए आप लोग। नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा, जानवर हमारे साथी। इस प्रकरण से उसे परिचित कराना है, तो बताना सबसे अच्छी उपयुक्त युक्ति इसमें से कौन सी होगी। तो इसके लिए क्या है, जानवरों की उपयोगिता और हमारा जीवन उनके बिना कैसे प्रभावित होगा, मतलब जानवरों की उपयोगिता और जानवरों के बिना हमारा जीवन किस तरह से प्रभावित हो सकता है, हमें इस पर आधारित बच्चों की फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। ठीक है, जिससे क्या है, विद्यार्थी हैं जो वो जानवर हमारे साथी प्रकरण को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में क्या कहा गया है, जानवरों तथा उसकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म
प्रदर्शित करना, ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और ये वो क्वेश्चन है साथियों जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और अभी भी बार बार रिपीट हो रहे हैं। यदि आपको बिलीव ना हो तो आप किसी भी टेट का पेपर देख सकते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो या सी टेट हो या फिर सीजी टेट हो, ठीक है, किसी भी स्टेट का आप टेट पेपर देख सकते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। आपको क्या करना है, शिक्षार्थियों को खाद्य श्रृंखला की परिकल्पना बतानी है या संकल्पना उनको बतानी है, और उसमें क्या है, विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता रहे। तो इसके लिए बताना कौन सी व्यूह रचना सबसे अधिक प्रभावी होगी। तो यहाँ पर देखिए वो क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी में कहा गया है जीवों के प्ले कार्ड बनाना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, विद्यार्थियों को वो कार्ड बांट देंगे और उनसे कहेंगे आप लोग इन कार्डों को व्यवस्थित क्रम में लगाएं, ठीक है। जैसे घास, जैसे मान लो घास है तो घास को कौन, चूहा खाता है, चूहे को बिल्ली खाती है, तो इस तरह से उन्हें व्यवस्थित क्रम में लगाना होगा। इससे क्या होगा, खाद्य श्रृंखला की जो संकल्पना है इसमें जो विद्यार्थी हैं इनकी अधिकतम भागीदारिता रहेगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। यदि आपको बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाना है तो इसके लिए बताइए इसमें से क्या राइट आंसर होगा। तो आप लोग क्या है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने तथा उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, ये सबसे अच्छी गतिविधि होगी बीज अंकुरण की अवधारणा को बेहतर तरीके से पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ओके, तो साथियों इसमें हमने 11 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि मैंने आपको व्याख्या साथ बता दिए हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।